हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने कवर किया है नॉर्मल वेक्टर्स, क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं, एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने इसमें कवर किया था। इसका लास्ट टू डायमेंशनल मोशन का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, जो इसका और एडवांस फॉर्म है जिसको हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बिना पूरा वो चैप्टर 7 आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि लीनियर अगर मोशन आपको पता है तो रोटेशनल मोशन उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, जहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर लगेगा और थोड़ा सा फिर हमारा लीनियर जो मोशन था उसका फॉर्मूलाज यूज हो जाएगा। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, कैसे होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट पे, जैसे मान लो एक साइकिल का पहिया जो घूम रहा है, एक व्हील, कोई भी व्हील जो है वो व्हील घूम रहा है, या फिर मान लो एक एक स्ट्रिंग से किसी एक पत्थर को, एक स्टोन को बांध के अगर हम उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएं, ये सारे ही मोशन जिसमें कोई एक मास एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है रेस कोर्स। मान लो रेस कोर्स में कोई एक बंदा है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑलवेज इसका डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से इक्वल हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो फिर सर्कुलर मोशन होने के लिए मेन क्राइटेरिया क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए किसी बॉडी का, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे इन फ्यूचर, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ओके। मैं अभी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, पर मैं जब रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो फिलहाल याद रखना कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो उस मोशन का पाथ का ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। किसी भी पॉइंट पे, मान लो इसको मैंने पॉइंट दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q, इसको दे दिया R, इसको दे दिया S, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है तो आप वहां पे टेंजेंट निकालो। और ये कोई नई बात तो है नहीं, हमने तो लीनियर वेलोसिटी में भी सीखा था ना। हम कोई भी अगर ऐसा ग्राफ बनाते थे और आपसे पूछते थे कि बताओ यहाँ पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलते थे कि हाँ यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। वही यहाँ पे भी हो रहा है। और अगर आप प्रैक्टिकली सोचना चाहो तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक स्टोन बांधा हुआ था एक रस्सी से और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और अचानक से यहाँ ये रस्सी खुल गई। तो अगर ये रस्सी खुल गई तो इस स्टोन का पाथ किधर होगा, किधर मूव करेगा, तो ये ऑलवेज उस पाथ से टेंजेंशियली निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर रस्सी खुल जाती और यहाँ पे मेरा पार्टिकल होता, तो पार्टिकल किधर जाता, इधर जाता, तो ये हो जाता उसका टेंजेंशियल मोशन का डायरेक्शन, और वही हो जाता उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है। तो अभी हम लोग सर्कुलर मोशन को ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीनियर मोशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमेशा फोर्स जो होता है वो इनवर्ड लगता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल जो होता है हमेशा ही राइट एंगल होता है। Am I clear? चलो इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ी सी और आगे लेके जाते हैं और हम समझते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्टेंस, ओके, नॉट सर्कुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्टेंस हम लोग सर्कुलर मोशन में कैसे निकाल सकते हैं। आई रिपीट, हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस नहीं पता कर रहे हैं। हम जो जानना चाह रहे हैं वो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन। तो सपोज करो इस सर्कुलर मोशन में एक बॉडी पॉइंट ए पे था और कुछ टाइम बाद वो पॉइंट बी पे गया। पॉइंट ए पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है v1, पॉइंट बी पे उसका वेलोसिटी है v2। हमें पता है कि इसका वेलोसिटी हमेशा इक्वल होता है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी इक्वल होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी अलग अलग होगा।
ये याद रखना आप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ये मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, V1 और V2 दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म है। चलो ये दूसरी आर्ग्यूमेंट थी। हम लोग वापस आ जाते हैं टॉपिक पे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आप सीधा साधा साधारण सी भाषा में अगर मैं बोलूं कि सपोज करो एक बंदा यहाँ पॉइंट ए पे था और उसने दौड़ना शुरू किया और 10 मिनट बाद वो पॉइंट बी पे पहुंचा और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे कि सर्कुलर पाथ का जो ये आर्क है ए बी, यही उसका डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो ये बात तो बहुत आसान हो गई कि डिस्टेंस का मतलब हो गया कि कितना आर्क जो है, आर्क ए बी जो है, यही उसका डिस्टेंस हो गया। और हमें पता है कि आर्क इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू होगा थीटा इंटू रेडियस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो होगा थीटा इंटू आर। ये तो साधारण सी एकदम बच्चों वाली बात थी, कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा ये कॉर्ड ए से बी के तरफ, तो ये कॉर्ड ए बी जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर बताएं तो हम इसे कैसे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ओ ए, सॉरी ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कैसे हम निकालते थे किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इसे सिंपली बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर डी पकड़ लो तो ये R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म है, तो R1 और R2 के बीच का एंगल थीटा है। तो आप कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वापस से अगर आप वेक्टर को रिकॉल करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप वेक्टर को रिकॉल करो, चलो हम लोग वेक्टर को रिकॉल करते हैं। सम एंड डिफरेंस सीखा था हमने वहाँ पे। सो डी इज इक्वल टू हमारा है R2 माइनस R1 वेक्टर। इसको हम लोग अगर लिखेंगे प्लस होता था तो हम लोग लिखते थे R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नेगेटिव है यहाँ पे तो यहाँ नेगेटिव होता था 2R2 R1 एंड कॉस थीटा, ये होता था फॉर्मूला। अब देखो ये R1 और R2 दोनों ही तो रेडियस ही है ना, तो रेडियस तो चेंज नहीं होने वाला। R2 और R1 तो मैं बोल सकता हूँ R2 का मैग्नीट्यूड और R1 का मैग्नीट्यूड जो है, ये वेक्टर का डायरेक्शन भले अलग हो लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और वो रेडियस के बराबर है। तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इन वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो जरा अगर तुम लोग कॉमन लो तो 2R स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बिठा दो, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ओके सो दो दो है बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर है तो साइन बाहर आ गया, थीटा बाई 2। तो ये याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन योर सर्कुलर मोशन। क्लियर? ओके देन चलो इससे एक प्रॉब्लम करते हैं। इन प्रॉब्लम को तुम लोग सॉल्व करो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसको ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर लिया था, ठीक है। तो अगर जो लोग नहीं कर पाए हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आने वाला है 220 मीटर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करो, स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आएगा 1.5 मीटर्स। ओके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। देखो
अब जो हम लोग टॉपिक में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी आएगा, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, और ये यहीं से हम लोग एक्चुअली रोटेशनल मोशन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि एनालॉजी दिमाग में सेट करो। हमने वहाँ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज को हमने वेलोसिटी कहा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज को हमने एक्सेलरेशन कहा। रोटेशनल मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट से अलग होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम लेंथ को डिस्प्लेसमेंट मानते थे, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम जो एंगल टर्न हो रहा है इसको डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। तो जैसे कि ये सर्कुलर पाथ में मान लो बॉडी इस पॉइंट ए पे था और आफ्टर टाइम टी वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, उस वक्त ये कितना एंगल टर्न हो रहा है, इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। आप बोलोगे सर एंगल कैसे वेक्टर हो सकता है? एंगल तो एंगल होता है, एंगल का तो मैग्नीट्यूड होता है, तो वो वेक्टर कैसे हो गया? तो ये याद रखो कि ये सिर्फ एंगल नहीं बता रहे हैं हम लोग, एंगल के साथ साथ उस बॉडी का डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बात समझ में आई? अगर क्लॉकवाइज में वो मूव करेगा तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक अलग डायरेक्शन होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो उसका एक अलग डायरेक्शन होगा। और इस डायरेक्शन को हमको पता करने के लिए राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल जिसको कहा जाता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होगा कि मान लो बॉडी ओ ए पे था, तो ओ ए पे अपना पाम को इस तरीके से रखोगे, ठीक है, और अपनी उंगलियों को उस तरफ घुमाओगे जिधर बॉडी रोटेट कर रहा है, और उस वक्त तुम्हारा थंब का जो डायरेक्शन होगा, अभी जैसे मेरा थंब का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये बॉडी का एरो देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगी तो मेरा थीटा का जो डायरेक्शन है, और मैं डायरेक्शन को हमेशा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से ना, तो मैं फिर इसको यूनिट वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा थीटा का वो ऐसे अपवर्ड होगा। उसी तरह अगर मैं दूसरा एक डायग्राम बना लूँ, चलो यहाँ पे ये रहा एक दूसरा सर्कुलर मोशन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस वक्त मुझे क्या करना होगा कि बॉडी यहाँ पे था और ये मूव करके यहाँ आ गया, तो ये ओ ए बी कुछ इस तरीके से होगा और ये एंगल इधर टर्न होके थीटा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने पाम को किस तरीके से बिठाओगे इस पे, तो इस तरीके से थंब नीचे की तरफ होगा इस टाइम। ठीक है, और अपने फिंगर्स को इधर रोटेट करोगे, ध्यान से सोचो, अपने उंगली को नीचे की तरफ करो पेज पे, थंब को नीचे रखो और अपने उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओ। क्लॉकवाइज में कभी आप मूव नहीं करा पाओगे अपने थंब को ऊपर रख के, आपका देखो पाम नहीं, उंगलियां नहीं मूव होंगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आपको उंगली ऐसे अपने हाथ को नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी। तो इन केस ऑफ योर क्लॉकवाइज मोशन इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो लाइन है ये इसके एक्सिस पे है, इसीलिए इसको एक्सियल डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन भी कहते हैं। तो ये बात तो समझ में आपको आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है एंगल टर्न बाय द बॉडी, और दूसरी बात ये कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और एंगल जो होता है, एंगल का मतलब होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क भी लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। दूसरी बात आ जाते हैं हम इसका यूनिट लेके, तो भाई एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। हम लोग डिग्री बहुत कम यूज़ होता है, रेडियन ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप रेडियन याद रखोगे। और ये भी याद रखोगे कि कहीं अगर रिवॉल्यूशन लिख दिया है इसका मतलब है 2 पाई रेडियन, कि 2 पाई रेडियन टर्न होने में या 360 डिग्री टर्न होने में एक रिवॉल्यूशन लगता है। और उसके बाद ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है इसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया आप लोगों को। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये याद रखना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगल का और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, नॉट डॉट प्रोडक्ट। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड रेडियस। अब ऐसे समझना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कहाँ से आया? ये आया बहुत आसान तरीके से है, आया बहुत आसान तरीके से। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा आर्क बाई रेडियस, तो आर्क का वैल्यू ही तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं बोल सकता हूँ एस इज इक्वल टू आर थीटा। और अगर इसका डायरेक्शन का सेंस पता करने के लिए आप जाओगे, थीटा का डायरेक्शन को देखोगे तो आपको पता होगा कि इट इज थीटा क्रॉस आर, और आर क्रॉस थीटा कहाँ से आता है, तो उस बेसिस से ये थीटा क्रॉस आर होता है, नॉट आर क्रॉस थीटा। इसको हम लोग रोटेशनल मोशन में डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप याद रखना इट इज थीटा क्रॉस आर। ओके, तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपने समझ लिया तो एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत इजीली समझ लोगे। देखो, एंगुलर वेलोसिटी जैसे हमने अभी पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटर टू से एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी एक्सिस पे रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा एज थीटा का डायरेक्शन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आप याद करो जरा, लीनियर लीनियर मोशन में आप याद करो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता था वही होता था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और वहां जैसे हम लोग पढ़ते थे, यहाँ भी वही, वहां पे होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम। तो इसका अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो ऊपर थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन टाइम का तो डायमेंशन होता है, तो m0 होगा, l0 होगा, लेकिन t-1। और इसका यूनिट अगर निकालने जाओ तो ऊपर थीटा की जगह आप बैठाओगे रेडियन और टाइम की जगह बैठाओगे सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और फिर उसी तरीके से जैसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला था, वैसा ही रिलेशन एक यहाँ भी होता है। वो होगा जैसे वहाँ पढ़े हो ना, देखो एकदम याद रखना, बहुत आसान है। वहाँ हमने पढ़ा कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस रेडियस, तो यहाँ हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी रेडियस, ठीक है। और ये रहा उसका स्केलर फॉर्म, उसमें आगे पीछे किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर में फर्क पड़ता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो आप ओमेगा क्रॉस आर को आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, लेकिन स्केलर में आप v इज इक्वल टू ओमेगा आर या फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि ये तो स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। अगर ये बातें समझ में आई हैं तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, जरा इसे फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी of a rotation of minute hand of a clock with the angular velocity of rotation of earth about its own axis। समझ में आया आपको? हमसे रेशियो मांग रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ। पहला कौन होगा ऊपर? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, जो घड़ी का मिनट हैंड होता है उसका रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी किसका? अर्थ का, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे अर्थ का रोटेशन का ये मांग रहा है आपसे। चलो फटाफट बताओ मुझे, आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सबका बन गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें फॉर्मूला पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम, चेंज इन थीटा बाई चेंज इन टाइम। तो जो मिनट हैंड है
वो 2 पाई मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन रोटेशन जो भी है एक बार पूरा घूमने में कितना टाइम लेता है, 60 मिनट का टाइम लेता है। तो ये ओमेगा ऑफ मिनट हैंड जो है, और हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड जो है वो हो जाएगा 2 पाई/60 मिनट। सिमिलरली मैं ओमेगा अर्थ जो है, ये इतना सोचने की बात नहीं है। अर्थ अपने एक्सिस पे, अर्थ जो है अपने अपने ही एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार पूरी बार घूम जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल टर्न बाय चेंज इन टाइम इन केस ऑफ अर्थ 2 पाई रेडियन रोटेट हो जाता है 24 आवर में, 24 घंटे में। अब देखो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 24 × 60 मिनट। अब सारे सेम यूनिट में हो गए हैं तो आपका आंसर निकाल लो। आंसर यहाँ पे पुट कर दो, फिर से लिख देता हूँ, मिनट हैंड बाय अर्थ हैंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई/60 और ये हो जाएगा 2 पाई/60 × 24। तो आई होप आप देखोगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा 24:1। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो दूसरी क्वेश्चन को करो, सोचो इसको जल्दी फटाफट। अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। It has angular velocity 10 radian per second. What is its linear velocity at any point on the circular path? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन से है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाओ। आई होप ये क्वेश्चन तो सबको बना होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो r का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर और ओमेगा का वैल्यू दे दिया है हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट बात हमारा करना बाकी रह गया है, ज़रा ध्यान से सोच के बताओ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या बात है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है यूनिट कन्वर्शन। यस, वेरी गुड। यहाँ पर यूनिट कन्वर्शन हमें करना होगा, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर पुट करना होगा। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, फिर ये हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर रेडियन जो है ऐसा यूनिट में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस इट इज अ वेक्टर फॉर्म। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस आर गिवन। मैंने कहा था कि वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। अब आप इसको निकाल सकते हो, आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखाया है तो आप कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप लोग कैसे करते हो उस तरीके से करो जैसे मैंने पढ़ाया था। एक नया टॉपिक आज मैं, नया एक तरीका आज सिखाने जाऊंगा जो कि होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। उसको कोशिश करो सीखने का, अगर नहीं सीख पाओ तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में क्लास 12 में सीखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि एक चैप्टर है उसको, उसके हिसाब से मैं एक बार बता दूंगा। समझने की कोशिश करना, अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इसको लिख लो। उसके बाद क्या करना देखो, इसका आंसर निकालना बहुत आसान तरीका है। ऐसे एक ब्रैकेट जैसा बनाया जाता है, नॉट ब्रैकेट, ऐसे दाग खींचा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनांट कहते हैं इसको। 3 कॉलम बनाओगे, पहला कॉलम होगा i, दूसरा कॉलम होगा j, तीसरा कॉलम होगा k। आई जे के लिख दोगे, ध्यान से सुनो, आई जे के लिख दोगे। उसके बाद जो पहला पहला टर्म है ना यहाँ पे, ये आई का है, आई के नीचे हो जाएगा 3। इधर वाले को नहीं लिखोगे, इधर वाले को 3। जे के सामने है -4 तो -4 लिख दो। के के सामने कुछ नहीं है मतलब +1 है, +1 लिख दो। प्लस नहीं लिखने से भी चलता है, 1 लिख दो। ओके, अब ध्यान से सुनो।
अब आ जाओ सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म को उसी तरह लिखो, आई के सामने है 5, जे के सामने है -6 और के सामने है 6। ये काम हमारा हो गया। ध्यान से सुन लो, ये आसान तरीका है, थोड़ा अभी डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि नया नया सीख रहे हो। फिर क्या करो, फिर क्या करो, जरा ध्यान से सुनना। पहले इस आई को लिख लो, इस आई को लिख लो। फिर इस आई को लिखने के बाद ये जो कॉलम है ना हमारा, ये कॉलम और ये कॉलम, इसको भूल जाओ। ध्यान से देखो, मैं जानबूझ के यहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ। आई को लिखे और ये आई के नीचे वाला कॉलम और आई के दाहिने हाथ वाला, मतलब आई का जो कॉलम है और आई का जो रो है उसको भूल जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात, भूल गए। तरीका सीख लो एक बार। फिर ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो और इसका वैल्यू लिखो। तो 6 × 4 इट्स 24 -24, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये -24 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन बिठाओगे, ऑलवेज क्या बिठाओगे, माइनस का साइन बिठाओगे 24, और फिर ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर बिठाओ। हमेशा यही रूल होगा, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। तो ये हो जाएगा 6 × 1 -6 हो जाएगा। तो -6 बिठाओगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +6 हो गया। प्लस नहीं मैंने बैठाया, प्लस ये -6 जो था वहाँ मैं बैठाने गया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो आई बिठाए, ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना किया, -24 आया, माइनस का साइन बिठाया, 6 × 1 -6 बिठाने गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर माइनस का साइन बिठाओ और ये जे को उतार दो, तो इस जे को उतार दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करोगे, जैसे ही तुमने जे को उतारा, अब ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, ये जो मैंने हाईलाइट किया था ये भूल जाओ। अब जब जे कॉलम को पकड़ोगे ना, जब जे कॉलम को पकड़ोगे तो ये जे का कॉलम और इस जे के रो को भूल जाओ, ऐसे दिमाग में ढक लोगे। जे का कॉलम और जे का रो भूल जाओ, तब कौन बचा, तब कौन बचा, एक मिनट, या अब देखो कौन बचा है, तो 3, 6, 1 और 5 बचा है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ऊपर से नीचे, तो 6 × 3 18, फिर माइनस का साइन बैठेगा और 5 × 1 5। एक बार पहले प्लस बैठा, जे के सामने माइनस बैठा, तो के सामने फिर वापस क्या बैठेगा, प्लस बैठेगा। फिर के बिठाओ और फिर इसी चीज़ को रिपीट करना है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें के पास जाना है और के वाले जो कॉलम है इसको भूल जाना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब कौन बच रहा है हमारा, तो ये बचा है। फिर वही कॉन्सेप्ट, ऊपर से नीचे आओ, सो इट इज़ नाउ -18, माइनस का साइन बिठाओ, नीचे से ऊपर जाओ तो ये जाएगा -20, तो +20 हो गया यहाँ पे। तो देखो एक ही बार में एक्चुअली आंसर निकल गया, हमको 2-3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन का नहीं करना पड़ा। इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। तुम लोग को अगर पहले वाला तरीका आसान लगता है, बिल्कुल उससे कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये तरीका सीख लेते हो तो फ्यूचर में भी काम आएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 24 - 6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18i। देन ये 18 - 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 13, राइट। सो इट इज़ -13j एंड ये हो जाएगा +2k। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। मैंने जो समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आया हो एक बार में, तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देखना और इस तरीके से अपने मन से किसी 2 वेक्टर को पकड़ के उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करना। और अगर फिर भी डिफ़िकल्ट लगे तो आपको जो मेथड आता है, जो मैंने पहले सिखाया वेक्टर पढ़ाते वक्त, आप उस मेथड को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस। तो ऐसा है कोई ऑप्शन, ये गलत आ गया हमारा, ऑप्शन में प्लस है।
तो देखो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने नेगेटिव आंसर बताया है, जो हमारा आंसर है उसका नेगेटिव वैल्यू दिया है। सो ये ऑप्शन होगा। नेगेटिव क्यों दिया है मैं इसको ज़रा सा देखता हूँ, या तो आंसर गलत है या फिर किसी या क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बाय द वे वैल्यू जो हमारा है, अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। देखो नेगेटिव एक्चुअली क्या हुआ, सबसे नेगेटिव कॉमन ले लिया है। आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक अगेन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप लोग पहले पढ़ चुके हो। मैंने केमिस्ट्री में आप लोग को जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड समझा था। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कंप्लीट किसी चीज़ को करने में कितना समय लगता है, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या बोलेंगे टाइम पीरियड को, एक सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। इसको मापते किस में है, सेकंड में। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t1। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, ये दोनों पॉइंट नहीं है, ये दोनों ही एग्जाम्पल है, तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि जो वॉच है हमारे घर पे, उस वॉच का जो सेकेंड हैंड है उसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप बोलोगे 60 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड में वो जहाँ से शुरू होता है वापस वहीं पहुँच जाता है। मिनट हैंड का कितना टाइम पीरियड है, तो 60 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट में वो जहाँ से निकला रहता है वापस वहीं पहुँच जाता है। और फिर आवर एंड का कितना टाइम पीरियड है, तो वो है 12 आवर, क्योंकि 12 घंटे में वो जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं पहुँच जाता है। टाइम पीरियड जहाँ हो वहाँ फ्रीक्वेंसी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जस्ट उल्टा सोचो, टाइम पीरियड क्या था कि एक रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगा, इसको टाइम पीरियड बोले। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि एक सेकंड में कितने सारे रिवॉल्यूशन कर लिए तुमने, समझ में आया, एक सेकंड में तुमने कितने सारे रिवॉल्यूशन कर लिए, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है, इसीलिए इसका यूनिट जो होता है वो हो जाता है सेकंड का इन्वर्स या फिर हर्ज। और इसका देखो डायमेंशन भी इसीलिए आ जाता है m0 l0 t-1। ओके, इसको n से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में f से डिनोट करते हैं। तुम लोग थोड़ा एक बार चेक कर लेना तुम्हारे बुक में क्या डिनोट किया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो न्यूमेरिकल करने में तुम लोग का हेल्प करेगा। सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, अभी अभी मैंने बताया, आप लोग खुद ही सोच के बताओ मुझे क्या रिलेशन हो सकता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। अभी हमने पढ़ा ना, दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा हैं, ऑपोजिट हैं। सो t इज इक्वल टू 1/n। दूसरा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट करते थे, ओमेगा से, फ्रीक्वेंसी को n से, और टाइम पीरियड को t से। इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों का रिलेशन पढ़ने से पहले हमारा जो ये टर्म है इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बता दिया कि जिसका वेलोसिटी जो है ना वो फिक्स होता है, इक्वल टाइम में वो इक्वल एंगल टर्न कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल टर्न कर रहा है, ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो n है और टाइम पीरियड है वो t है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन जब वो कंप्लीट करता है उस वक्त उसे टाइम लगता है t, और वो जो एंगल टर्न होता है वो हो जाता है 2π। तो क्या मैं यहां से क्या रिलेशन निकाल सकता हूं, यहां से हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, इसका मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूं टाइम पीरियड t, और थीटा जो टर्न हो रहा है वो हो रहा है 2π। समझ में आया, टाइम जो लग रहा है मुझे वो हो रहा है टाइम पीरियड t, और थीटा जितना टर्न हो रहा है वो हो रहा है 2π रेडियन। तो मुझे ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टाइम।
थीटा का वैल्यू है 2 पाई और टाइम पीरियड का वैल्यू है t, तो मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। ये एक फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। और 1/t की जगह मैं n बिठा सकता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। येस और नो? इफ yes, then they become a very very important formulas। अगर टाइम पीरियड दिया हो या फ्रीक्वेंसी दिया हो तो आप वहां से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। एम आई क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट जो है वो है अबाउट द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में ना, कि दो ट्रेन हैं, एक इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन भी इधर ही जा रहा है या ऑपोजिट में जा रहा है, इसका वेलोसिटी v1 इसका वेलोसिटी v2, तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ऐसा हमने पढ़ा। तो यहाँ पर भी सोचो कि मान लो कि दो बॉडी हैं सर्कुलर मोशन में, मान लो ये बॉडी ए है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा ए, और एक दूसरा बॉडी है जो को सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर अलग करने से नहीं होगा, दोनों का सेंटर सेम है और ये भी मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट, जैसा सोचो, मान लो चलो सेम डायरेक्शन में है, और इसका इस वक्त वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा बी। तो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो हम लोग को याद है सब्ट्रैक्ट हो जाता था, और अपोजिट में होने से ऐड हो जाता है। वो चीज़ यहाँ भी हम फॉलो करेंगे, तो कुछ अलग नहीं है, वहाँ पे भी जो पढ़ते थे यहाँ भी वही हो रहा है, वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी था, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन समझते थे वहाँ पे, तो लीनियर एक्सेलरेशन की तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और हम लोग इंस्टेंटेनियस अगर निकालते हैं तो वहाँ पे टाइम को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला ये बन जा रहा है हमारा, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, ये याद रखोगे आप लोग। दूसरी पॉइंट आ जाती है हमारा यहाँ पे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए खुद ब खुद। तो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया होगा तो आप जानते होंगे कि अगर वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पे अगर आप थीटा को अब इसका लीनियर वो फॉर्म में बताओ तो ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस फॉर्म। ओमेगा की जगह अगर आप बिठा दो डी थीटा बाई डी टी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म है, जिसके फॉर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट तो याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी डायरेक्शन जो होगा, इस वेक्टर है इसका डायरेक्शन जो होगा इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी सेम डायरेक्शन होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ही बात है। दूसरा, अगर मैं इसका यूनिट बोल दूं तो इसका यूनिट क्या बताओगे आप लोग, क्या होता था, ये रेडियन पर सेकेंड होता था, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका आपको डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या बताओगे, मास तो है नहीं, लेंथ तो है नहीं, टाइम है सिर्फ इसके पास, वो भी -2 के फॉर्म। आई होप ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टर्मिनोलॉजीज की, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और फिर वही बात, अगर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछ दे तो क्या कहोगे, फटाफट वीडियो को पॉज करके आंसर अपना बताओ, कमेंट करो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यस, अगर किसी ने ये आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर किया है आपने।
ठीक है। और स्केलर फॉर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म। ओके, आई होप ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में तो जरूर आया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं हम। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ कार मतलब A is 10 meter per second square if the wheel of the car have the diameter 1 meter, the angular acceleration of the wheel will be what? It is directly question from the relation A is equal to alpha into r। यहाँ पे वेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड्स दिया हुआ है, स्केलरली निकल जाएगा। इट इज़ A बाई आर, ए का वैल्यू बिठा दो और आर का वैल्यू बिठा दो, तो ये आ जाएगा हमारा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इसे फटाफट वीडियो पॉज करके आंसर बताओ और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आता है आंसर। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम। 600 से 1200 आरपीएम इंक्रीज कर गया बस 10 सेकेंड में। मतलब ओमेगा 1 जो है वो 600 आरपीएम था रोटेशनल पर मिनट, ओके, एंड ओमेगा 2 जो हो गया वो हो गया 1200 रोटेशन पर मिनट, और चेंज इन टाइम जो हो गया वो हो गया 10 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर? इट इज़ वेरी सिंपल, यस और नो, इट इज़ डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो हमें डेल ओमेगा मिल जाएगा 1200 माइनस 600 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इज 10 सेकेंड्स, so it is 60 simply, yes, 600 by 10, 60 radian per second square। ओके चलो लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, बस ध्यान से सुन लो। पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ध्यान से सोचो इस बात को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स से आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हैं, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आएगा। इस टॉपिक को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए बचा के रख रहे हैं। यहाँ पे बस मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे के चला जाऊँगा, ठीक है। याद रखना कि जो सेंटर है किसी भी सर्कुलर मोशन का पाथ का, वो एक फोर्स लगा के उस बॉडी को अंदर की तरफ खींच के रखता है। जैसे कि आप स्ट्रिंग से बांध के एक पत्थर को अगर रख रहे हो, तो स्ट्रिंग जो है उस पत्थर के ऊपर एक टेंशन बना रहा है अंदर की तरफ। इस टेंशन को हम लोग कहेंगे, टेंशन मतलब क्या होता है पता है ना? टेंशन स्ट्रिंग का जो इनवर्ड फोर्स होता है किसी स्ट्रिंग में, उसको टेंशन कहा जाता है, टी। तो ये जो टेंशन है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ये मेरा इनवर्ड फोर्स है, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब जो फोर्स सेंट्रल की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, चैप्टर 5 में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे हम ये। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिधर काम कर रहा है उधर एक एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आया होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसका मैग्नीट्यूड पूछता है, और याद रखना फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो होता है ये होता है लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर बोलोगे तो v स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको बोल सकते हो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। v की जगह ओमेगा इंटू आर बिठा दो तो ये रिलेशन आ जाएगा ना। ये दोनों रटने की जरूरत नहीं है, एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब थोड़ा और इसको, बहुत सारे बुक में इसको थोड़ा और रीडिफाइन कर देता है बहुत ज़्यादा, तो ओमेगा की जगह आप बिठा सकते हो 2πn, अभी हमने पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा 4π² n² r।
और आप 2π/t बिठाओगे तो ये आ जाएगा 4π² इंटू आर। तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये सारे एक ही फॉर्मूलाज हैं। मेन फार्मूला ये है हमारा और ये है, इन दोनों को मदर फार्मूला याद रखो, बाकी सब तो यहाँ से डिराइव हो ही जाएंगे। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा हमारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज इनवर्ड होगा, ठीक है, इनवर्ड होगा। और बेटर टू से हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी का जो चेंज होगा उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। चलो एक क्वेश्चन फटाफट यहाँ से करते हैं और हम लोग आज का टॉपिक खत्म करते हैं। बोल रहा है एक स्टोन को टाई किया गया है वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ 50 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, ठीक है, wired in a horizontal circle with the constant speed. If the stone takes 10 revolution in 20 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? ठीक है, ये क्वेश्चन को सोचो फटाफट वीडियो पॉज करके और मुझे बता के बनाओ, बना के बताओ जल्दी। इस सवाल को बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता था, एक बहुत आसान तरीका है, आप लोग कैसे बनाए हो ज़रा चेक करना। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, ये लाइन देखो, इस लाइन को देखो, अगर पढ़ो तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो बॉडी 20 सेकेंड्स में। तो एक रिवॉल्यूशन करने में उसे कितना टाइम लगा होगा? दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड का तो यही फॉर्मूला होता था ना कि एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगा। और फिर मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए का वैल्यू जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा का वैल्यू 2π/t में अगर मैं बिठा दूँ तो ये हो जाएगा 4π² इंटू आर। नाउ एवरीथिंग इज नोन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। नाउ ये याद रखना कि सबको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो मीटर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, ये लीनियर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, आंसर फाइंड आउट करो और चेक करना इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। देखना इट इज़ 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, ये आना चाहिए। सो जरा से चेक कर लेना। एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ, तुम लोग इसको आंसर मुझे मेल करोगे या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।